हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर को आज हम पूरी एक वीडियो में पूरा की पूरा खत्म करने वाले हैं। 15-20 मिनट लगेंगे। पूरी कहानी मैं आपको चैप्टर की बता दूंगी। इसके बाद में हर पार्ट को डिटेल में हम स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं आपकी बुक में। 4 पार्ट हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो में एक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर बाकी के जो पार्ट आएंगे बाद में, बाकी की जो पूरी की पूरी बुक में समझाऊंगी स्क्रीन पर, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 4 पार्ट इसके मिलेंगे थ्योरी वाले, ठीक है। और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसके एमसीक्यू भी देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर सुबह के 9 बजे आप तैयार रहिए। डेली एक पार्ट मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है, सुबह के 9 बजे। और अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है। मैंने 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ और ये सारी प्लेलिस्ट मैंने पढ़ाई है। अगर ये सभी आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो भी आपको बुक देखनी है उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप अपनी बुक को देख सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस सीरियल वाइज लगी हुई हैं, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी हो। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखो, इस चैप्टर की जो कहानी है वो पूरी तरह बेस है जब अंग्रेज पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे, ठीक है। यानी कि हम चले जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के लगभग, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध तक के बाद की कहानी है। जैसा कि हमने पहले वाले 3 चैप्टरों में यही देखा कि पूरा जो तीनों चैप्टर थे वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध से जुड़े हुए थे, ठीक है। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे आपकी उसकी जर्मनी की कहानी हो, ठीक है। हिटलर का हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे थे, विश्व युद्ध चल रहे थे, उस समय जो उपनिवेश राज्य थे, जो उपनिवेश देश थे, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे यूरोप वाले, ठीक है। क्योंकि जो उपनिवेश का मतलब होता है किसी भी देश पर अपना शासन चलाना, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था तो वो हम किसके उपनिवेश थे? हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, ठीक है। तो उपनिवेश का मतलब आप समझ गए ना क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश पर किसी दूसरे देश द्वारा जबरदस्ती अपना कब्जा कायम रखना, उस पर शासन करना, ठीक है। ये उपनिवेशवाद होता है। तो हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये वही कहानी है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे वनवासियों के साथ, यानी कि हमारे आदिवासियों के साथ, हमारे एसटीओ के साथ या हमारी जनजाति, एक ही बात है सबका मतलब, ठीक है। मैं अलग अलग नाम इसलिए बोल रही हूँ कि कभी क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ डिफरेंट नाम मिल जाए, वनवासी ना मिलकर आदिवासी मिल जाए, आदिवासी ना मिलकर जनजातीय लोग मिल जाए, ठीक है, जनजातीय समाज मिल जाए, या फिर एसटी के बारे में कुछ भी आ जाए, है ना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। एक ही मतलब है सारे शब्दों का। तो मैं हमेशा हर शब्द के जितने भी पर्यायवाची होते हैं सबको बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम बात कर रहे थे उपनिवेश शासन की। तो उपनिवेश जब अंग्रेज हमारे ऊपर कर रहे थे, ठीक है, पहले उनकी नजर किस पर थी? हमारे जो कृषि के उत्पादन के सामान थे उन पर थी, ठीक है। पहले वो रेशम के कपड़े वगैरह, कॉटन के कपड़े, ये सब लेने के लिए आए थे। फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने जाना, और यूरोप में उस समय जो औद्योगिकरण चल रहा था, औद्योगिक विकास चल रहा था, उस समय यूरोप में बहुत सारी कच्चे माल की जरूरत थी जो कि यूरोप में नहीं मिल रहा था। तो जो यूरोप की कंपनियां थी वो इसीलिए एशिया के बहुत सारे देशों में शासन कर रही थी, जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, बहुत सारे देश, ठीक है। जितने भी देश है सब पर लगभग जो यूरोप वाले हैं वो शासन कर रहे थे, है ना। ऐसे ही इन्होंने अफ्रीका के देश अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके साथ भी यही किया था। तो इनको जहां अपने फायदे की चीज दिखती थी वहां पर ये अपना शासन करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये हमारे देश में जब शासन कर रहे थे, पहले तो ये कच्चा माल लेके जाते रहे। जैसे जैसे वहां पर यूरोप में लकड़ियों की डिमांड बढ़ती रही, क्योंकि लकड़ियों से बहुत सारे लकड़ियां जो होती हैं वो बहुत सारे उत्पादन को प्रभावित करती हैं। जैसे फर्नीचर जो बनते हैं वो लकड़ियों से बनते हैं, हम जो पेपर पर लिखते हैं वो पेपर लकड़ियों से बनता है ना। आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वनों से आई होंगी,
है ना। तो वन जो होते हैं हमारी दिनचर्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं अलग अलग तरीके से। हमारे घर में फर्नीचर है या हमारे घर में मसाले हैं, वो सब कहाँ से आए हैं, वो वनों से ही आए हैं। हम जो फल वगैरह खा रहे हैं वो सब कहाँ से हमें मिल रहे हैं, वनों से मिल रहे हैं। हम जो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है, बादाम काजू अखरोट ये सब जो खा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलते हैं, वनों से मिलते हैं। तो वन हमको प्रभावित करते हैं। अब इन वनों पर नजर पड़ गई उपनिवेश वाले लोगों की, अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जो भारत है वो बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन इस इतने बड़े भूभाग पर जो उत्पादन है वो बहुत कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तरकीब अपनाई कि जो जंगल है उनको काट दिया जाए, जो पेड़ वगैरह हैं उनको, वनों को पूरी तरह से काट दिया जाए, और उन वनों पर वो अपनी मतलब की खेती करेंगे। ठीक है, अपने मतलब की मतलब जैसे उन्हें पानी के जहाज बनाने के लिए, जैसे युद्ध चल रहा था तो युद्ध में पानी के जहाजों की जरूरत होती थी उस समय। तो पानी के जहाज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत थी, उन्हें साल सागौन की लकड़ियों की जरूरत थी। तो उन्होंने वो उसका उत्पादन शुरू कर दिया कि भाई उसके पेड़ लगाओ और छांट छांट के साल सागौन के पेड़ों को काटो, है ना, और कहाँ भेज दो, यूरोप भेज दो। फिर बाद में उनको समझ में आया कि भाई एक तरफ से सारे वनों को काट दो, जो बहुत सारे वन हैं उनको काट दो, और क्या करना है, उस पर साल सागौन की लकड़ी लगानी है, ताकि साल सागौन के पौधे लगाने, ताकि हमें बहुत अच्छा लकड़ी मिल जाए अपने जहाज बनाने के लिए। फिर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी यूरोप में उस समय, क्योंकि युद्ध में सेना के लिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो रेलवे लाइन की जो स्लीपर बिछती थी ना, अब तो लोहे की चीजें होती हैं, ज्यादातर पटरी जो होती हैं लोहे की बिछी हुई होती है रेलवे की, और कुछ चीजें सीमेंटेड होने लगी हैं। पहले वो पूरी की पूरी लकड़ी से बनाई जाती थी, है ना। तो लकड़ी, उसके लिए बहुत ज्यादा तख्तों की जरूरत पड़ती थी लकड़ी के, तो वो अच्छी लकड़ियों के बनाए जाते थे, क्योंकि ट्रेन चलेगी तो भाई वो वजन झेलने वाली मजबूत लकड़ी चाहिए, है ना, जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वो रेल का वजन झेल सके। तो उसके लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, वनों का विनाश स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहला आपके पार्ट में दे रखा है वनों का विनाश क्यों, यानी कि अंग्रेजों ने वनों का विनाश क्यों किया, क्या जरूरत थी उन्हें हमारे देश के वन काटने की। तो उनको जरूरत थी कि उनको लकड़ी चाहिए थी, किस लिए, अपने पानी के जहाज बनाने के लिए, है ना, और अपनी रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता थी। फिर बहुत सारे जो व्यापार है वो लकड़ियों पर निर्भर रहता है। तो फर्नीचर बनाना है, महल बनाने हैं, महलों की किवाड़ चौखट ये सब बनाने हैं। पहले खिलौने भी लकड़ियों से बना करते थे, तो सेना को भी लकड़ियों की जरूरत होती थी, बंदूक वगैरह में लकड़ियां लगी होती थी। तो इन सब चीजों के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे वनों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए लगभग 1600 की बात है। 1600 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत आई थी। क्यों आई थी, व्यापार करने के लिए। इसीलिए क्योंकि वहां पर व्यापार यानी कि उद्योग धंधे जो थे वो वहां पर चल रही थी, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और कच्चे माल की पूर्ति वहां के जंगलों से, वहां के वनों से नहीं हो रही थी। इसलिए वो कुछ कुछ कच्चे माल के लिए हमारे भारत में आई। ठीक है, मान लो भारत का ये पूरा की पूरा भूभाग है, और भारत के भूभाग में लगभग छठे हिस्से पर, ठीक है, कौन सा हिस्से पर, छठे हिस्से पर क्या हो रहा था, कृषि होती थी। बस इतने से हिस्से पर कृषि होती थी। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगभग आधे भूभाग पर, भारत के आधे भूभाग पर कृषि होती है। अब ये कृषि की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वन साफ किए गए, कुछ वन उपनिवेश काल में साफ किए गए, और ज्यादातर वन वैसे उपनिवेश काल में ही साफ किए गए हैं। और क्योंकि अंग्रेज अपने उपयोग की चीजों को उन पर उगाना चाहते थे। ठीक है, उनके उपयोग की क्या थी, लकड़ी थी, ताकि उनके जहाज बन सके, ताकि उनकी रेलवे लाइन बिछ सके, और कुछ कच्चे माल जैसे चाय है, कॉफी है ना, और मसाले हैं, जो भी चीज उन्हें यूरोप में लगती थी, उनको यूरोप में जिन चीजों की मांग थी उन चीजों को ही उन्होंने भारत की, और भारत के साथ साथ जितने भी उनके एरिया, मतलब जितने भी उनके अंडर में वन आते थे, उन सभी वनों को साफ करके उन्होंने अपने अपने मतलब की चीज उगाई। तो आपको समझ में आया कि अंग्रेजों ने वनों का विनाश क्यों किया। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट 2, जो आपकी बुक है उसमें पार्ट 2 में दिया हुआ है इसी चैप्टर के में, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई। अब पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो जो लकड़ियां अच्छी थी, जो जो पेड़ अच्छे थे, उनको काट काट के ले जाया करते थे। ठीक है, जब ये काम बड़े लेवल पर होने लगा तो उन्होंने ये सुझाव सोचा कि हमें बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
ठीक है। तो उन्होंने ये प्लान करा कि हम किस तरीके से यहाँ इस भूभाग का प्रयोग करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या जर्मनी के डायटिच ब्रांडिंग से सलाह ली, जो वैज्ञानिक थे उनसे सलाह ली कि भाई हमें किस तरह की कृषि करना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो इन्होंने ये सलाह दी, डायटिंच ब्रांडिंग्स ने 1964 में भारतीय वन सेवा विभाग की स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की, भारतीय वन सेवा विभाग की स्थापना की और 1865 में वन अधिनियम लागू किया। वन अधिनियम क्या था? वन अधिनियम था कि पहले जो जंगल थे उन जंगलों पर या वनों पर किसका अधिकार था? जनजाति लोगों का, क्योंकि पहले से वो जंगलों में रहते आए, वो जंगलों को ही अपना भगवान मानते हैं, अपना माता पिता मानते हैं और वो सोचते हैं कि जंगलों की संतान है हम। ठीक है, मतलब आदिवासी लोगों का ये मानना है कि हमारी जो पैदा हुए हैं, हमारा जो भगवान है, हमारा सब कुछ कौन है? वन है। तो वनों में रहते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि वो जो वन है उन पर कब्जा उनका हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो एसटी थे, ठीक है, जो आदिवासी लोग थे, उनको वनों से निकालने के लिए एक तरकीब अपनाई और उन्होंने क्या किया कि 1865 में एक अधिनियम लेके आए जिसका नाम था वन अधिनियम। और उसमें क्या था कि वनों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। ठीक है, वनों को मतलब वनों में घुसने के लिए आदिवासियों पर रोक लगा दी कि तुम वनों में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम जाते हो और ये जो खेती वगैरह करते हो इससे क्या हो रहा है? वनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तुम जो शिकार करते हो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जानवर मर रहे हैं। तो उनको तीतर के शिकार करने के लिए मना कर दी, हिरन की शिकार करने के लिए मना कर दी, नील गायों की शिकार करने के लिए मना कर दी, क्योंकि आदिवासी लोग तो थोड़ा बहुत शिकार करके खाना खाते थे। ठीक है, कुछ फल फूल लेने के लिए मना कर दिया कि आदिवासी लोगों से वनों को खतरा है। क्यों खतरा है? कि ये वनों में जाते हैं तो ये लकड़ी लेते हैं वहां से, जिससे वनों को खतरा होता है। फिर जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो जैव विविधता खत्म हो रही है। ठीक है, अब ऐसे मतलब एसटी के लोग, जो आदिवासी लोग थे, वो जो वनों से कुछ चीजें ले रहे थे उससे तो जैव विविधता प्रभावित हो रही थी। ठीक है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि इन्होंने कितना अच्छा किया भारत के लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि वन अधिनियम लेके आए 1865 में। ठीक है, और ये लागू कर दिया। उसके बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। कब कब किया गया? 1868 में और 1927 में। जो 1868 में यानी कि 1878 में जो संशोधन किया गया था, उसमें क्या किया इन्होंने? वनों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा था? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन। यानी कि आरक्षित वन उस तरह के वन थे जिसमें कोई भी आदिवासी व्यक्ति घुस नहीं सकता था। वहां से ना फल फूल ले सकता था, ना सब्जी ले सकता था। ठीक है, ना किसी भी तरह का कोई ड्राई फ्रूट ले सकता था, वहां से कुछ नहीं ले सकता था, और नहीं वहां शिकार करने जा सकते थे। तो इसकी वजह से जो आदिवासी लोग थे उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एक तरह से ये हुआ ना कि आप अपने घर में आराम से रह रहे हो, कोई बाहर का आदमी आए और आपसे कह दे कि आज के आज आप इस घर को खाली करो, क्योंकि आपके रहने से इस घर को खतरा है। ठीक है, और वो आके यहाँ पर बस जाए, आपको बाहर निकाल दे और वो बस जाए। वैसा ही एसटी लोगों के साथ हुआ कि उनको जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। कुछ लोगों को ये कहकर मना लिया गया कि तुम जंगल छोड़ दो, हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। कुछ को मुआवजा दे दिया और कुछ को मुआवजा दिया भी नहीं, उनको ऐसे ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, कुछ को ये लालच दिया कि हम तुम्हें दूसरी जगह जॉब दिलवा देंगे, तुम ये जंगलों को छोड़ दो। तो वो बेचारे इस वजह से जंगलों को छोड़कर चले गए और बाद में उनको पता चला कि वो जॉब क्या थी, जो खाने थी ना, कोयले की खानों के लिए उनको आदमी चाहिए थे, क्योंकि कोयला की डिमांड कहाँ थी? यूरोप में थी। तो कोयले उनको यहाँ से ले जाने थे युद्ध के लिए। ठीक है, तोप चलाने के लिए, ये सब करने के लिए यहाँ से कोयला ले जाना था। तो कोयला ले जाने के लिए मजदूर की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया? आदिवासियों को जंगलों से हटा के खानों में लगा दिया और वहां पे बहुत सारे लोग मर जाया करते थे और उनको ना कभी मुआवजा दिया गया ठीक से और ना कभी उनको ठीक से तनख्वाह दी गई। उनको ब्याज पे पैसे देते थे अंग्रेज और ब्याज पे ब्याज लगा के मतलब उनको अटका के रखते थे। उनका जीवन पूरी तरह से उन्होंने नर्क बना दिया। औरतें जो थी, आदिवासी महिलाएं थी, वो क्या करती थी कि दिन में लकड़ियां बीन के लाती थी खाना बनाने के लिए, या फिर फल वगैरह बीन के ले आती थी जिनसे उनका भरण पोषण चलता था। वो सब बीनने के लिए भी मना कर दिया कि तुम लोगों से जंगलों को खतरा है, इसलिए तुम लोग जंगलों में नहीं जाओगे। ठीक है, तो आदिवासियों की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे आदिवासी लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो वनों को कितने कैटेगरी में बांटा था? 3 कैटेगरी में। आरक्षित कैटेगरी में सुरक्षित, आरक्षित वनों में कोई नहीं जा सकता था, बिल्कुल एंट्री बैन। दूसरा था सुरक्षित वन
और तीसरा था ग्रामीण वन। देखो आज हमारा देश आजाद हो गया, बहुत दिन हो गए हमारे देश को आजाद हुए, है ना। तो जब से अभी तक भी यही वाले रूल चल रहे हैं। हमारे जो वनों को आज भी इसी कैटेगरी में बांटा हुआ है। सुरक्षित वन वो, आरक्षित वन वो होते हैं जिनमें आप अंदर नहीं जा सकते, किसी की भी जाने की मनाही होती है। सुरक्षित वनों में कुछ एरिया तक जा सकते हैं और कुछ एक्टिविटी की छूट होती है इसमें। और जो ग्रामीण वन होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो एसटी कैटेगरी के अंडर में आते हैं, ठीक है। जो आदिवासी लोग, जो जनजाति लोग वनों में रह रहे हैं वो उनके अंडर में आते हैं, वो उन वनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि इन वनवासियों की जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था और इनको ये बात समझ में आने लगी कि ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 3 में, एक मिनट पहले, इससे पहले मैं ये वाला बताना भूल गई आपको। वनों के नियमन से आदिवासी खेती पर प्रभाव पड़ा। आदिवासी किस तरह की खेती करते थे, कर्तन दहन वाली। कर्तन दहन वाली कृषि कैसी होती है कि जो आदिवासी लोग होते थे तो वो क्या करते थे, किसी एक खेत को साफ किया, ठीक है, ये वाला खेत साफ कर लिया, मान लो ये वाला एक खेत साफ कर लिया, फिर उसको सारे उसके पेड़ काट दिए। पेड़ काटने के बाद उसमें आग लगा दी, जो झाड़ी वगैरह बची है वो उसमें आग लगा दी, और जो राख होती थी उसमें वो बीज डाल देते थे। तो 2-3 साल वहां से खेती मतलब फसल ली, और फिर जब यहाँ पर खेती अच्छे से नहीं होती थी तो फिर इस वाली जमीन को छोड़ के वो क्या करते थे, ये वाली खेत साफ कर लेते थे, ये वाले जंगल साफ कर लेते थे, ठीक है। फिर ये वाले जंगल साफ किए, पूरे पेड़ों को काटा। कर्तन माने पूरे पेड़ों को काट दिया, दहन माने आग लगा दी, ठीक है। कर्तन दहन इसलिए इस कृषि का नाम है। फिर ये पूरे जंगल साफ कर दिए और फिर इस पर 2-3 साल खेती की, फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये वाली साफ कर लिए। तो इसी तरह से 3-4 जगह बना के रखते थे, बारी बारी से उन पर खेती करते रहते थे, ताकि जो पृथ्वी है, जो जमीन है, उसको उपजाऊ होने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। ऐसे उसको छोड़ के चले जाते थे। तो जब अंग्रेजों ने ये वाले नियम बनाए तो इनसे क्या बोल दिया कि भाई तुम क्या करो, ये जंगल पूरी तरह से खाली कर दो। तो जब खाली कर रहे तो ये बेचारे, ये वाली जो कृषि करते थे, कर्तन दहन वाली जो कृषि करते थे, ये पूरी तरह से प्रभावित हुई। अब कहाँ कहाँ प्रभावित हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल भारत में प्रभावित हुई, ये दुनिया के सभी देशों में प्रभावित हुई। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको क्या बोलते हैं, लादिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रभावित हुई। मध्य अमेरिका में मिलप्पा बोलते हैं, वो भी प्रभावित हुई, यानी कि वहां की जनजाति लोगों को भी यूरोप वालों ने भगा दिया। अफ्रीका में चितमैन होती है, या इसको तावी भी बोलते हैं, ये भी प्रभावित हुई थी। श्रीलंका में चेन्ना बोला जाता है कर्तन दहन भूमि को, तो ये वहां पर प्रभावित हुई। और हमारे भारत में, अगर हम पूरे भारत की बात करें, ये असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस खेती को बोला जाता है झूम। तो झूम खेती प्रभावित हुई, ठीक है। ये मैप आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा पश्चिमी भाग है, ठीक है, भारत का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, भारत का जो ये वाला भाग है ना, पश्चिमी भाग है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है, ठीक है। तो कुमारी जो खेती थी वो प्रभावित हुई। पेंडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में, और पेंडा या दहिया या वेबर, नेबर बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये सारी कृषियां प्रभावित हुई किसकी वजह से, यूरोप वालों की वजह से। क्योंकि यूरोप वालों ने क्या किया, ऐसे ही नियम बना दिए उन्होंने, जहां जहां उनका शासन चल रहा था, कि आरक्षित वन जहां पर जो आदिवासी लोग थे वो नहीं जा सकते थे, सुरक्षित वन कुछ कुछ चीज लेने जा सकते थे, और ग्रामीण वन मतलब थोड़े बहुत वन उनके लिए छोड़ दिए, ठीक है। बाद में जब सारे वनों पर कब्जा होना शुरू हुआ तो लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी लोग हम पर अपना शासन चला रहे हैं और ये भूमि हमारी है। तो फिर वन विद्रोह शुरू हुए। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो संथाल फरागना एक जगह का नाम है, वहां पर किसने मोर्चा संभाला आंदोलन का, सिंधु और कानू ने संभाला। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, ज्यादातर लोग जानते होंगे, आप लोग सब जानते होंगे बिरसा मुंडा को, ठीक है। बिरसा मुंडा वहां की जो जनजाति है, छोटा नागपुर की जो जनजाति है मुंडा, वो इनको अपना भगवान मानते हैं, ठीक है। और इन्होंने काम भी ऐसे ही किए थे। वाकई में बहुत अच्छे से ये आंदोलन को लेकर चल रहे थे। अगर ये जीवित रहते तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा हेल्प होती। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था बिरसा मुंडा का, अपने देश के प्रति इनका समर्पण बहुत अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने ये मोर्चा संभाला। और ऐसा ही एक विद्रोह 1910 में कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। तो जब ये नियम लागू होने की बारी आई, ठीक से नियम लागू होने की बारी आई 1910 में, ठीक है। नियम कब बनाया, 1865 में, संशोधन हुआ 1878 में। और जब ये पूरी तरह से लागू होने की बारी आई, जब छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पर इसका विरोध हुआ, ठीक है। मैंने बताया कि कहाँ कहाँ विरोध हुआ, छोटा नागपुर में हुआ, ठीक है, संथाल फरागना में हुआ, और ये यहाँ पर है संथाल फरागना, यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़, और ये जो है आपका झारखंड, ये इस एरिया के में है,
ये संथाल, ठीक है, संथाल एक जनजाति का भी नाम है भारत में। तो ये सारे विद्रोह हुए और 1910 में छत्तीसगढ़ में के बस्तर में एक विद्रोह स्टार्ट हुआ और इसके जो मुख्य नेता थे, वैसे तो ये जन का ही आंदोलन था, मतलब सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लेकिन कहीं कहीं जिक गुंडा धुर का आया है कि गुंडा धुर जो थे वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों से, ठीक है। तो ये आंदोलन इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा टफ था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इतना बुरा तक किया था जनजाति लोगों के साथ कि जनजातियों के गांव, पूरे के पूरे गांव को घेर कर उन पर गोलियां चला दी, तो लोग छोड़कर भाग गए घर और कुछ लोग मर गए, कुछ घायल हो गए, मतलब बहुत ही गलत किया था। बाद में जब ये आंदोलन चरम पर पहुंचा और जो आंदोलनकारी थे वो अपनी बात पर अडिग रहे, ठीक है, तो ये इस आंदोलन का फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि ये जो नियम लागू होने वाला था, ठीक है, ये जो नियम बनाया था इन्होंने 1878 में कि जो वन है वो 3 कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे और कुछ वनों में एंट्री करने की भी बिल्कुल जरूरत, मतलब एंट्री करने के लिए भी मना होगी जनजाति लोगों को। तो ये जो नियम थे इनमें कुछ छूट दी अंग्रेजों ने, ठीक है, कहाँ के लोगों को, बस्तर के लोगों को, बस्तर का है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये तो हुआ वन विद्रोह का लाभ। अब नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4 में आपकी बुक में लिखा है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा कहाँ है? जावा है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट है। क्या है? जावा। आजकल यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में, चावल के लिए जाना जाता है, लेकिन उस समय, जिस समय इसका औपनिवेश डच कर रहे थे, उस समय यहाँ के वनों को बहुमूल्य लकड़ियों के नाम पर काट दिया गया। यहाँ भी क्या था, साल, सागौन, रबड़ के वृक्ष, इन सब के लिए, रबड़ के लिए, इन सब के लिए काट दिया गया यहाँ के वनों को। तो यही पूरी कहानी है। और ये जो नियम थे, ये सारे नियम यहाँ पर भी लागू हुए, जावा में भी, है ना। इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप में भी देखना, जो भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, भारत के कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है इंडोनेशिया, और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है। आपकी बुक में भी है, और नहीं तो मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको मैप में, जब ये 4th पार्ट में बनाऊंगी ना स्क्रीन पर, तब मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो देखो, पता होना चाहिए, तभी आपको दिमाग में स्टोरी बैठेगी, जब आपको पूरा की पूरा मैप में पता होगा कि कौन सा स्थान कहाँ है, ठीक है। आपको मैप रटा हुआ होना चाहिए, वर्ल्ड मैप भी और इंडियन मैप भी। तो जावा के जंगलों में बदलाव हुए, और क्या क्या बदलाव हुए? डचों ने बिल्कुल वही सारी नीति अपनाई जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अपनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डच वैज्ञानिक वानिकी बिल्कुल यही थी कि जो बहुत सारी प्रजाति के वन है उनको काट दिया जाए और अपने मतलब की लकड़ी वहां पर, अपने मतलब के पौधे वहां पर उगाए जाए, अपने मतलब यानी कि साल, सागौन के वन लगाए जाए, ताकि फ्यूचर में जब हमें ज्यादा लकड़ी की आवश्यकता होगी, हमारी रेल के लिए आवश्यकता होगी या हमारी जहाजों के लिए आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ से लकड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बागान लगाए जाए, बागान मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाए जाए, ठीक है। जैसे आम के बाग आपने देखे हैं, अमरूद के बाग देखे हैं, तो उन बागों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं और बिल्कुल सीरियल से लगे होते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं पौधे, है ना, और एक जैसी नस्ल के लगाए जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा। तो इसी तरह इन्होंने बागान लगाए, चाय के बागान लगाए, चाय की जरूरत थी उस समय, यूरोप में डिमांड थी, और कॉफी के बाग लगाए, मिर्च के बाग लगाए, जो भी मतलब उस समय इनको जरूरत थी, रबड़ के बागान लगाए, ठीक है, इंडोनेशिया में, और साल, सागौन के वृक्ष लगाए वहां पर, ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है। जब उनका हाल भारत के हाल की तरह हुआ, तो जावा के एक व्यक्ति थे सामीन, ठीक है, सामीन ने आंदोलन किया, और उनके आंदोलन करने का तरीका क्या था? उनके आंदोलन करने का तरीका था कि भाई ये जो झरने हैं, ये जो वन है, ये जो नदियां हैं, ये जो पहाड़ है, ये सब हमें किसी राजा ने नहीं दिए, किसी राज्य ने नहीं बनाई है, ये किसने बनाई है? ये भगवान ने बनाई है, ये प्रकृति ने बनाई है, उसने हमको दिया है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दिया है, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि इन सारी चीजों को हमसे छीने, ठीक है। किसी को, मतलब डचों को यह अधिकार नहीं है कि डच हमसे हमारे जंगलों को छीने या फिर हमसे हमारे झरनों को, नदियों को छीने। इन पर अधिकार किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। धीरे धीरे सामिन की जो बात थी लोगों के जहन में उतर गई, और उनको समझ में आने लगा कि जो डच है ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, और वहां पर आंदोलन हुए इसी को कहकर कि ये जो सब भगवान ने हमें दिया है, वन दिए हैं, झरने दिए हैं, हमें नदियां दी हैं, ये सब हमें भगवान ने दिए हैं, किसी राज्य ने नहीं बनाए, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, इसलिए इस पर अधिकार केवल और केवल हमारा है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, ठीक है, ना राज्य का है, ना डचों का है, ठीक है, ना किसी राजा का है। नेक्स्ट है इसमें
युद्ध और वन विनाश, एक हेडिंग का नाम, हेडिंग दे रखी है आपकी बुक में पार्ट 4 में, युद्ध और वन विनाश। जब युद्ध लंबा खिंचा, विश्व युद्ध, तो क्या हुआ, तो बड़ी मात्रा में लकड़ियां काटी जाने लगी। जैसे भारत में काट रहे थे वैसे वो अलग अलग जगह काट रहे थे जहां भी उनका शासन चल रहा था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जब युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र कौन थे, इंग्लैंड और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये जो मित्र राष्ट्र थे, रूस, ये जो मित्र राष्ट्र थे, इनकी जब हार होने लगी और जापान की जीत होने लगी, ठीक है, जो दूसरी पार्टी के लोग थे उनकी जीत होने लगी, तो डचों को लगा कि जब ये जापान जब जीत जाएगा तो क्या होगा, ये हमसे हमारे उपनिवेशों को छीन लेगा। ठीक है, उस समय क्या होता था, जैसे मैंने जर्मनी में भी बताया, ठीक है, जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी का जहां भी उपनिवेश चल रहा था पूरी दुनिया में, उससे वो सारे उपनिवेश छीन लिए गए, है ना, छीन लिए गए। और किस में बांट दिए गए, फ्रांस में, और ये जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने बांट दिया आपस में। तो यही चीज डचों को लग रहा था कि अगर ये जापान जीतेगा तो यहाँ पर कब्जा किसका होगा, इंडोनेशिया में जापान का होगा, तो हमें भागना पड़ेगा। तो हमने जो इतने सारी लकड़ियां के गट्ठर काटे हैं यूरोप भेजने के लिए, ये सारे जो लकड़ियां हैं ये किसके हाथ लग जाएंगी, जापान के हाथ। तो जापान इन्हें युद्ध में यूज करेगा, अपने देश में ले जाएगा इन लकड़ियों को और रेलवे लाइन बिछाएगा, या फिर अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पानी के जहाज बनाएगा। तो जो हमने मेहनत करके काटी है इसका लाभ कौन लेगा, इसका लाभ लेगा जापान। जापान का फायदा ना हो बाद में, इसलिए इन्होंने, डचों ने क्या किया, डचों ने भस्म करो और भागो नीति अपनाई। भस्म करो और भागो नीति का मतलब है कि जो पेड़ उन्होंने काटे थे, ठीक है, अब एक दिन में 2 दिन में तो यूरोप नहीं पहुंच सकते इतने सारे पेड़, तो जितना वो ले जा सकते थे उतना ले गए, बाकी के खड़े की खड़े लकड़ियों के गट्ठरों में उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, मतलब हमारे नहीं हो सके तो किसी के भी नहीं होंगे, वो वाली बात। तो खड़े पूरे के पूरे गट्ठरों में उन्होंने आग लगा दी। आपकी बुक में दिया है चित्र, आप देख सकते हैं, बुक में दे रखा है पूरा की पूरा चित्र कि कैसे कैसे उन्होंने आग लगाई, और कुछों को उन्होंने समुद्र में गिर दिया ताकि जापानियों के हाथ ना लगे। मतलब जाते जाते वो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, भस्म करो और भागो नीति, मतलब अगर हमारे नहीं हुए तो जापान के भी नहीं होनी चाहिए। बाद में जब जापान आया इसमें इंडोनेशिया में, ठीक है, जब जापान ने उपनिवेश संभाला अपना यहाँ पर, तो अब जापान को जरूरत थी लकड़ियों की, तो जापान लकड़ी कहाँ से लेता, तो जापान ने और वन काटे। पहले वन किसने काटे, डचों ने काटे अपने फायदे के लिए, बाद में फिर जापान ने काटे अपने फायदे के लिए। और कट किसके रहे हैं, कट रहे हैं इंडोनेशिया के। नुकसान किसका हो रहा है, इंडोनेशिया का, ना तो जापान का हो रहा है क्योंकि जापान की तो भूमि नहीं है वो, और ना डचों को हुआ क्योंकि डचों की भी भूमि नहीं है। तो नुकसान सारा के सारा किसको हुआ, जापान को, सॉरी, नुकसान सारा के सारा किसको हुआ, इंडोनेशिया का, क्योंकि इंडोनेशिया के वन बर्बाद हुए। नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है वन की में नए बदलाव। जब अफ्रीका के सारे देश आजाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, 1950 के लगभग ही सारे देश आजाद हुए हमारी तरह, भारत की तरह। तो जब सारे देश आजाद हुए एशिया के और अफ्रीका के, तो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उनकी नजर गई वनों पर, क्योंकि सबको पता था कि वनों का बहुत बुरी तरह से दोहन हुआ है, बहुत बुरी तरह से वनों को काटा गया है और जो जैव विविधता है उसको खत्म किया गया है ना। तो उन्होंने काम किया किसके लिए, वनों के लिए। उसके लिए उनको पता चला, उनको समझ में आया कि वनों की रक्षा केवल और केवल सरकार नहीं कर सकती है ना। तो इसके लिए उन्हें किसका सहयोग लेना पड़ेगा, जनजातीय लोगों का, आदिवासी लोगों को या एसटी लोगों का लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मिलजुल कर काम स्टार्ट किया, अभी भी चल रहा है। जो आदिवासी लोग हैं उनको निर्धारित किया गया है कि भाई तुम इतने इतने वनों में जाके लकड़ियां ले सकते हो, फल फूल ले सकते हो, शिकार कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में, ताकि वनों की जो जैव विविधता है वो खत्म ना हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था, ऊपर बताया था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहकर आदिवासी लोगों को मना कर दिया था कि तुम अगर तीतर को इनको मारोगे तो जैव विविधता खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, ठीक है, मैं बताना भूल गई, जबकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बाघों को मारा, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे जानवर मारे। आपकी बुक में दिए हुए हैं ये आंकड़े, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने बाघों को मार दिया, उन्होंने उनको शेरों को मार दिया, जो भी ऐसे जानवर थे जो मनुष्य पर हमला करते हैं उन सबका एक तरफ से सफाया कर दिया। क्यों कर दिया, अब इससे जैव विविधता को खतरा नहीं था, इसलिए कर दिया क्योंकि हिरन तो किसी भी इंसान पर अटैक करता नहीं है ना। जब अंग्रेज जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे, पेड़ों को लेने के लिए जाते थे, तो जो बाघ हैं, जो शेर हैं, वो उन पर अटैक करते थे। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने एक तरफ से पूरी की पूरी जातियों को खत्म कर दिया। हमारे देश में जो जानवरों की कमी आ रही है, शेर की या बाघ की, ठीक है, और या कोई भी जो वो है जानवर, वो जो खत्म हो गए, वो किसकी वजह से हो गए, वो उनकी वजह से हो गए, औपनिवेश सरकार की वजह से, यानी कि
अंग्रेजों की वजह से खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए इन सबको मार दिया था। ठीक है, और आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप जब चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा हुआ था। ठीक है, अब पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया बहुत डिटेल में। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कुछ भी अगर ऐसा लगा हो जो मेरे को बताने से रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे के 4 की 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है मैंने प्ले लिस्ट की, आप उस पर क्लिक कर सारे पार्टों को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।